बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पावर एंड एनर्जी पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पोजीशन इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम ज़ीरो। होता क्या है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है क्या कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, कोई भी बॉडी है उसको हम अर्थ की सरफेस से क्या किसी इन्फिनिटी पॉइंट तक लेके जाते हैं, उस अर्थ की सरफेस से इन्फिनिट पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और इन्फिनिटी पॉइंट पे जो हमारे पास क्या है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी के पॉइंट तक ले जाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है हम उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और यही आगे हमने रिलेशन ड्राइव भी करना है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। लेट अस मैस एम है, स्मॉल एम मैस है उस ऑब्जेक्ट का जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं अर्थ की सरफेस से 1 to n, मतलब कि n इंटरवल्स हमने बनाया ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। द फोर्स डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। तो जाहिर सी बात है अर्थ की सरफेस पे अगर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो जैसे जैसे उससे दूर जाते जाएंगे अर्थ से तो उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। द रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh इज ट्रू ओनली नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम जो mgh वैल्यू तब भी ट्रू हो सकती है जब हम इसको नियर द अर्थ सरफेस पे मेजर करें, जब हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो एज ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट हम डिस्प्लेस करा रहे हैं। सो इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन दिस केस। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू, ये जो कंडीशन है अप्लाई नहीं कर सकते ट्रू वैल्यू वाली। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, अब हम क्या करने जा रहे हैं? कैलकुलेट करने जा रहे हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स द डिस्टेंस बिटवीन 1 to n डिवाइडेड इन इक्वल स्मॉल स्टेप्स of length delta r so that the value of force remains constant फॉर ईच स्टेप। अब हमने करना क्या है? यहाँ पे कह रहे हैं कि देखें कि हमने 1 to n नंबर ऑफ़ इंटरवल्स बनाने हैं और हमने ना क्या करना है कि हर इंटरवल्स को इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, इस तरह से इक्वली डिवाइड करना है। इन दो के दरमियान, जो पहली दो के दरमियान में जो डेल्टा आर है, अगले दो दरमियान के दरमियान भी क्या होगा? सेम होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वेरिएबल फोर्स के अंदर, ये सेम वही चीज़ आ रही है कि देखिए हमने इंटरवल इस तरह से डिवाइड करने हैं कि उस अपने इंटरवल में जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहे। हो सकता है कि वो अगले इंटरवल की निस्बत पिछले में चेंज हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स लग रही है तो यहाँ पे 6, अगले इंटरवल में 6 न्यूटन हो सकती है। तो वो पूरे इंटरवल में अगर 6 है तो 6 ही रहनी चाहिए, तो पिछले में 5 है तो 5 ही रहनी चाहिए। एक इंटरवल की निस्बत दूसरे इंटरवल की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट जो हमने एक इंटरवल सपोज कर लिया ना उसमें जो फोर्स है वो कांस्टेंट ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन लेकर चलते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सपोज कर लिया हमने जो बॉडी का मैस है वो स्मॉल एम है, अर्थ का मैस कैपिटल एम है, और पॉइंट 1 तक जहाँ पे हम पहला इंटरवल बनाने लगे हैं उसका डिस्टेंस r1 होगा और दूसरे इंटरवल तक r2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा सा देखें। इस डायग्राम में क्या है कि अर्थ के सेंटर से हमने मूव किया। मूव करने के बाद पॉइंट 1 तक गए हैं तो यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट r1 हो जाएगा। पॉइंट 2 तक जाएंगे तो अर्थ से इसका डिस्प्लेसमेंट r2 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस का चेंज आ रहा है उसको हम डेल्टा r से शो करते हैं। ठीक है, अर्थ के सेंटर से यहाँ तक r1, यहाँ तक r2 आ जाएगा। अगर 3 तक जाएंगे r3 आ जाएगा। इस तरह से फर्दर हमने n इंटरवल्स बना लेने हैं। अब हमने करना क्या है? हमने करना है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्टेप एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब हमने मिड पॉइंट का डिस्टेंस लेना है। मिड पॉइंट कौन सा? कि देखें कि अब ये जो है ना, ये स्टेप्स, एक सेकेंड, अच्छा, ये 2 स्टेप, ठीक है, उनका मिड और ये अर्थ का मिड, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, अब हमने वो निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? वो हम एवरेज निकालते होते हैं, r इज़ इक्वल टू r1 प्लस r2/2, इस तरह से निकालते हैं। 2 पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो भी रेडियस है, उसको हम सम करके टोटल नंबर पे 2 पे डिवाइड कर देते हैं और इज़ इक्वल टू r। ठीक है, उसके बाद अब देखें कि ये हमने निकाल लिया मिड टू मिड पॉइंट तक का फासला, यानी कि अर्थ के मिड से इन 2 पॉइंट्स के मिड तक का फासला। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने देखना है कि इन 2 स्टेप्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस है। तो हम इनके दरमियान में डेल्टा आर चेंज आ रहा है, तो चेंज कितना आ रहा है? अगर r2 में से r1 निकाल दूँ, ठीक है, यानी कि ये देखें यहाँ पे
इस R2 में से ये R1 निकाल दूँ तो इसका डिस्टेंस बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये इस तरह से लिखा है, तो ये आ जाएगा डेल्टा R इजिकल टू R2 माइनस R1। अब R2 हमने निकाला है, R2 क्यों निकाला है, क्योंकि इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल ली है तो ये आ गई है, इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, R इज इक्वल टू ये R1 आ जाएगा और R2 की जगह ये सारी वैल्यू आ गई, बाई 2 आ गए हैं। उसके बाद देखें कि जब R1 को R1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2R1 आ जाएगा और डेल्टा R एज इट इज़ आ जाएगा। इसको अब सेपरेट कर दें, 2 को 2R1 के साथ सेपरेट कर दें, डेल्टा R के साथ सेपरेट कर दें, कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, R1 प्लस डेल्टा R बाई 2 रह जाएगा, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, ये बेसिकली देखें कि आपको सिंपली मैं बताती हूँ, हमने वर्क डन निकालना है ना। वर्क डन होता है F.D, ठीक है। तो बेसिकली मैं F निकालने जा रही हूँ और F किसकी इक्वल होता है, G(m)(m) ओवर R स्क्वायर। अब मैंने R स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ये सारा जो R का कॉन्सेप्ट है ये मैं इसलिए सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि मैंने R स्क्वायर निकालना है। तो R स्क्वायर निकल आएगा तो वो मैं फोर्स की वैल्यू में पुट करती हूँ, फिर वही फोर्स की वैल्यू मैं वर्क डन के फार्मूला में पुट कर दूँगी और D भी हमने निकालना है। ये दोनों वैल्यू निकाल के हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ठीक है। तो हम वर्क डन निकाल लेंगे। ओके, दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि देखें कि ये मैंने मिड पॉइंट का डिस्टेंस लिया है, फिर मैंने क्या लिया, 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस लिया है कि 2 पॉइंट के दरमियान कितना फासला है। फिर वहाँ से इस इक्वेशन में से R2 की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ गई है। अब मुझे जो फोर्स के फैक्टर में R स्क्वायर आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करूँगी। ओके, अब मैंने दोनों साइड पे क्या कर लिया है, स्क्वायर अप्लाई किया है, स्क्वायर को ओपन किया है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 फार्मूले का और फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद अब देखें कि हमने ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा तो ये रह जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज़ है। उसके बाद अब देखें कि हमारे पास, आपको ये बात पता होगी कि जो डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू आती है ना वो उसका आंसर उतना ही छोटा आता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी आती है वो आंसर उसका उतना ही छोटा आता है। तो ये वाली जो टर्म है इसको हम कर देंगे निगलेक्ट, बिकॉज इसकी वैल्यू इतनी स्मॉल आएगी, इस वजह से हम इसको क्या कर देंगे, हमने इसको कर देना है निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। निगलेक्ट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी ये वाली, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा R रह जाएगी। अब क्या करना है कि हमने डेल्टा R की वैल्यू अभी निकाली थी पीछे कि R2 माइनस R1, वो इस डेल्टा R की जगह पुट कर दें तो ये आ गई इक्वेशन, ठीक है। अब इस R1 का स्क्वायर एज इट इज़, अब R1 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा R1 R2, ठीक है, और माइनस R1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई किया अंदर, मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखें कि जो R1 है ये माइनस R1 के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास R स्क्वायर की वैल्यू ये रह गई है, R1 R2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इक्वेशन को पुट करना है। अब ये फोर्स है का फार्मूला है, अब इस R स्क्वायर की जगह अभी जो हमने पीछे वैल्यू निकाली है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ गया है। अब इसके बाद अपने डेल्टा R निकालना है, तो देखें D जो है उसको हम कह देते हैं वो डेल्टा R है, ठीक है। चेंज है 2 स्टेप्स के दरमियान में, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 आप लोग पुट करेंगे। पुट करने के बाद कि देखें F डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कोई कॉस थीटा आता है, तो कॉस 180 कैसे आया, देखें कि हम जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं अपवर्ड साइड पे, ठीक है। तो डेल्टा R अपवर्ड साइड पे कवर हो रहा है डिस्टेंस, और जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 180 पुट की है, F डेल्टा R 180, तो कॉस 180 की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ओके। यहाँ पे अब हमने क्या किया है कि देखें कि मैंने अभी बताया कि जो ऑब्जेक्ट है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रहा है, वेट की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बना है, cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पे वर्क डन की हमारी वैल्यू आ गई है -F डेल R आ गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि फोर्स की वैल्यू पुट कर दें और डेल R की वैल्यू पुट कर दें। फोर्स की वैल्यू थी क्या थी, ये -G(mm)/R, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लें, -G(m)(m) ओवर R1 R2 आ गया था, और साथ में डेल्टा R की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा R की जगह आ जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को अंदर ले जाएं, ठीक है। तो -G कैपिटल M स्मॉल m और R2 बाय क्या हो जाएगा, R1 R2 आ जाएगा, और R1 के नीचे भी क्या आ जाएगा, R1 R2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से।
तो ये स्टेप ये वाला आ गया। अब यहाँ पे देखें R2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, R1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह की क्वेश्चन रह जाएगी। अब ये वो वर्क डन है जो कि हमने स्टेप 1 से 2 के दरमियान में किया है। वो स्टेप 1 से, ये देखें स्टेप 1 का डिस्टेंस है, ये स्टेप 2 का डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमने स्टेप 2 से 3 तक का वर्क डन करना है तो यहाँ पे 2 अप्रोचेस से 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R3 आ जाएगा, बाकी वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, 2 से 3 का वर्क डन वैसे लिख लिया है, n-1 से n जो स्टेप है उसका भी वर्क डन लिख लिया है जो कि इसकी इक्वल आया है, ठीक है, -GMM 1/n -1 1/n। तो अब W टोटल निकालना है, टोटल 1 to n तक हमने सारा वर्क डन लिख लिया। वर्क डन लिखने के बाद उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, -GMM सब में कांस्टेंट था तो वो कॉमन था, तो ये हमने बाय निकाल लिया है, तो अंदर वैल्यूज़ रह गई हैं। ये इस वर्क डन की ये वैल्यू है, इसकी अंदर ये वैल्यू रह गया, और इसकी ये वैल्यू रह गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा गौर करना है कि देखें यहाँ पे अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, यहाँ पे -1/R2 आ रहा है, यहाँ पे +1/R2 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे -1/R3 आ रहा है, तो आगे आएगा +1/R3। तो ये सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट होते जाएंगे, ठीक है। तो दरमियान से सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ एक फर्स्ट टर्म बचेगी और एक लास्ट टर्म बचेगी, और वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो W टोटल हमारा इसके इक्वल आ गया। दरमियान वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी कैंसिल हो जानी है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि हमने n, हमें पता है कि जो n पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे कोई भी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो देखें कि Rn क्या है, इन्फिनिटी पे है, और 1/Rn जब 1/इन्फिनिटी आप लोग पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी टर्म 1/इन्फिनिटी पुट किया तो ये 0 हो गया। तो हमारे पास क्या रह गई है कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का आंसर रह गया W टोटल इज इक्वल टू -GMM/R1। इसको जनरल फॉर्म में लिखना है तो जनरल फॉर्म में सिर्फ R1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ R लिख देंगे, ठीक है। तो -GMM/R, और W टोटल की जगह पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल लिख देंगे जैसे U से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद देखें कि अब व्हेन बॉडी लाई सरफेस, अगर ये अर्थ की सरफेस पे हमने ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मेजर की है तो अर्थ के रेडियस को हम कैपिटल R की इक्वल कहते हैं। तो वो जो स्मॉल r है उसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल R आ जाएगा, ठीक है, बाकी वैल्यू वही रहेगी। तो अब ये हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का आंसर निकाल लिया है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। अब ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये क्या शो करता है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं वो क्या हैं, अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन बेसिकली किसी भी चीज़ की अट्रैक्शन को शो करता है कि कोई भी पावर है, अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाली है तो इसका मतलब है यहाँ पे ये क्या है, अट्रैक्टिव है। दूसरी बात यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है जो आप लोगों ने समझनी है इस चीज़ को। देखिए कि आपको मैं सिंपली एक एग्जांपल दूंगी कि सपोज़ कर लें मेरे पास एक आ रहा है 1/2, दूसरा आ रहा है -1/5, ठीक है। तो देखें ये -1/2 -0.5 आएगा, ठीक है, और ये -0.2 आएगा। अब इसमें से आप लोग मुझे बताएं कि जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है लेकिन इसका आंसर क्या आया है, लेस नेगेटिव आया है, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे वैल्यू छोटी है और यहाँ पे जो आंसर आया है वो मोर नेगेटिव आया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कम है। तो इस बात को ज़रा गौर करते हुए आप देखिएगा कि देखिएगा कहने कि जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है, आर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, यू ऑल्सो इंक्रीज। इनवर्स रिलेशन यहाँ पे नहीं है बिकॉज ये माइनस साइन का बड़ा रोल है, ठीक है। अगर आर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है आर की वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। आर की वैल्यू बड़ी हो रही है तो वो जो टोटल आंसर है वो मतलब लेस नेगेटिव आ रहा है। अगर वो लेस नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो बटा के नीचे वैल्यू है वो भी कम है, वो भी छोटी वैल्यू है, ठीक है। अगर वो छोटी वैल्यू है तो उसका आंसर मोर नेगेटिव आएगा, यानी कि नेगेटिव में ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा नेगेटिव का मतलब है कि जो एनर्जी है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो इस बात को ज़रा समझना है आप लोगों ने कि अगर आर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी बिकॉज वो लेस नेगेटिव आंसर जो है वो कम आएगा, ठीक है। तो अगर आर कम होगा तो जो आंसर है वो भी मोर नेगेटिव आएगा जिसकी वजह से एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से आर का और यू का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, वो किस वजह से, इस नेगेटिव साइन की वजह से, ठीक है।
तो यहाँ तक इसको पढ़ लेते हैं। देखें कि वन बॉडी मूव्स अवे फ्राम द, जैसे जैसे अर्थ से दूर जाएगी तो आर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, यू ऑल्सो इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि लेस नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो दूसरा ये क्या है कि जैसे जैसे बॉडी फॉल करती है अर्थ की तरफ आएगी तो यू आर डिक्रीज़ करेगा, यू भी डिक्रीज़ करेगा, और जो आंसर होगा वो मोर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।